चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 11, जिसमें चैप्टर का नाम है प्रकृति प्रकृति की अमूल्य संपदा। प्रकृति की अमूल्य संपदा हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग टॉपिक 1 की बात कर लेते हैं। पहले हम लोग टॉपिक 1 देख लेते हैं। टॉपिक 1 में क्या है? प्राकृतिक संसाधन, परिभाषा और महत्व की बात कर लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन, परिभाषा और महत्व की बात कर लेते हैं। तो परिभाषा आप लोग याद रखिएगा। परिभाषा क्या है? परिभाषा प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए वे सभी पदार्थ जो हमारे अस्तित्व और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है, उससे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या हो जाएगा? तो प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए वे सभी पदार्थ जो हमारे अस्तित्व और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक है, वो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। जिससे हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। वन हो जाएगा, वायु हो जाएगा, जल हो जाएगा, मृदा यानी मिट्टी हो जाएगा, चट्टान हो जाएगा, खनिज, जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, पेट्रोलियम और सूर्य प्रकाश, ये सब क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। मतलब जिसका हम लोग उपयोग करते हैं वो सब क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन। जैसे वन का हम लोग उपयोग करते हैं ना, वन से वन तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वन नहीं रहेगा तो फिर हम लोग को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? अगर जंगल नहीं रहेगा तो हम लोग को ना तो ऑक्सीजन मिलेगा और ना ही वर्षा होगी, और हम लोग को लकड़ी भी इसी से मिलता है। इसके बाद है वायु। अब वायु तो उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वायु नहीं रहेगा तो क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे? हम लोग ऑक्सीजन कैसे लेंगे? तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। तो वायु भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जल। जल भी तो जरूरी है। अब जल नहीं रहेगा तो हम लोग प्यासे तो नहीं रह पाएंगे। जल नहीं रहेगा तो हम लोग प्यासे रह नहीं सकते हैं। इसके बाद मृदा। अब मिट्टी नहीं रहेगा तो बताइए हम लोग पेड़ पौधे कहाँ लगाएंगे? आखिर पेड़ पौधे नहीं लगेगा तो फिर भोजन कहाँ से प्राप्त होगा हम लोगों को? भोजन तो हम लोग को मिट्टी से ही प्राप्त होता है ना, क्योंकि मिट्टी में हम लोग पौधे को लगाते हैं, पौधे से हम लोग को अनाज मिलता है या फल फूल मिलता है, उसको खा करके हम लोग जीवित रहते हैं। तो मिट्टी भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। घर बनाने के लिए मिट्टी की बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो मिट्टी हो गया, इसका चट्टान है। चट्टान है। अब चट्टान यानी पत्थर नहीं रहेगा तो फिर हम लोग घर कैसे बनाएंगे? चट्टान नहीं रहेगा तो और भी काम कैसे करेंगे? चट्टान का हम लोग उपयोग करते हैं। खनिज। खनिज का भी हम लोग उपयोग करते हैं। खनिज क्या होता है? जिसको हम लोग धरती के अंदर से खोद के निकालते हैं, जैसे कोयला वगैरह हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया यानी पेट्रोलियम वगैरह हो गया, और सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश भी हमारे लिए जरूरी है, ठीक है? क्योंकि उससे हम लोगों को क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। अब देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं वन। वन का भी जरूरी है, वायु भी जरूरी है, जल भी जरूरी है, मृदा यानी मिट्टी भी जरूरी है, चट्टान भी जरूरी है और सूर्य प्रकाश भी जरूरी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मानव निर्मित संसाधन। देखिए, संसाधन दो प्रकार का हो गया। एक तो प्राकृतिक संसाधन हम लोग देख लिए। अब इसमें देखना है हम लोगों को मानव निर्मित संसाधन। अब ये मानव निर्मित संसाधन क्या होता है? वैसे संसाधन जो मानव द्वारा बनाया गया उसको हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन जिन संसाधनों का निर्माण करता है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन। जैसे मकान यानी भवन। भवन कौन बनाया है? मनुष्य ने बनाए हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? मानव निर्मित संसाधन। सड़क। सड़क मनुष्य ने बनाया है इधर उधर परिवहन करने के लिए, चलने के लिए, इसलिए क्या हो जाएगा? मानव निर्मित संसाधन। मशीन। मशीन मनुष्य ने बनाया अपनी आवश्यकताओं को अ, पूरा करने के लिए, अपने समय की बचत करने के लिए, मेहनत कम करने के लिए मशीन बनाया गया है। ये भी क्या हो जाएगा? मानव निर्मित संसाधन। पुल हो गया। पुल भी क्यों? मनुष्य अपने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया है पुल को। ये भी क्या हो जाएगा? मानव निर्मित संसाधन। वाहन यानी कार वगैरह, ये सभी क्या हो जाएगा? मानव निर्मित संसाधन। ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं, टॉपिक 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है? चलिए हम लोग टॉपिक 2 देख लेते हैं। टॉपिक 2। देखिए, टॉपिक 2 में है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण मतलब संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्राकृतिक संसाधनों को उसकी उपलब्धता और पुनः पूर्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया। मतलब पुनः उसको प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसको दो भागों में बांटा है। इसके आधार पर पहला हो जाएगा नवीकरणीय, दूसरा क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय हो जाएगा। यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेस हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हो जाएगा। अब नवीकरणीय क्या होता है? तो वैसे वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग कर लेंगे फिर दोबारा उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, वो हो जाएगा नवीकरणीय। और जिसको एक बार उपयोग कर लिए फिर उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सके तो वो हो जाएगा अनवीकरणीय। जैसे बोला गया कि वे संसाधन जिनकी आपूर्ति एक निश्चित समय के भीतर प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा स्वतः हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। या फिर हम लोग बोल सकते हैं वे संसाधन समाप्त नहीं नहीं होते यदि उनका उपयोग बुद्धिमानी से किया जाए। जैसे जल।
जल ऐसा थोड़ी है कि जल आज हम लोग पिएंगे तो फिर कल जल नहीं मिलेगा, जल सीमित बहुत मात्रा में है। वायु हो गया, क्या आज हम लोग सांस ले लेंगे कल सांस नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। वन हो गया, जल हो गया, सूर्य प्रकाश हुआ, ये सब क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। लेकिन अनवीकरणीय जैसे कि कोयला हो गया, कोयला का अगर आज यूज कर लेंगे तो फिर ये कोयला हम लोगों को फिर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि धरती के अंदर सीमित मात्रा में कोयला है। अगर कोयला का पूरा उपयोग कर लेंगे तो पता चलेगा कुछ दिन के बाद कोयला मिलेगा ही नहीं, पेट्रोलियम मिलेगा ही नहीं। ये सब हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। चलिए फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं, अनवीकरणीय संसाधन क्या है। तो अनवीकरणीय संसाधन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो वे संसाधन जिनका भंडार पृथ्वी पर सीमित मात्रा में है और जिनकी प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अगला पॉइंट है कि एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें फिर से उत्पन्न करना लगभग असंभव हो जाता है, जैसे कि कोयला हो गया। कोयला को अगर आज यूज कर लीजिए, उसको फिर दोबारा बनने में लाखों करोड़ों हजारों साल, मतलब बहुत दिन लग जाता है, उतना वर्ष लग जाएगा। तो फिर बताइए क्या हम लोग कोयला बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। पेट्रोलियम बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ये सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें फिर से उत्पन्न करना लगभग असंभव हो जाता है। और अगला उदाहरण की बात कर लेते हैं, तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, खनिज हो गया, ये सब हो जाएगा और नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। चलिए टॉपिक टू भी क्लियर हो गया। अब हम लोग टॉपिक थ्री को देख लेते हैं। टॉपिक थ्री की बात कर लेते हैं। देखिए टॉपिक थ्री में है अनवीकरणीय संसाधनों संसाधनों की चुनौती यानी पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं। अनवीकरणीय संसाधन जो उसकी चुनौती यानी कि पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं। तो पेट्रोलियम को अनवीकरणीय संसाधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लाखों वर्षों में पृथ्वी के अंदर दबी जैविक सामग्री पर उच्च दाब और ताप के प्रभाव से बनता है। जैसे कि उच्च दाब और ताप के प्रभाव से पेट्रोलियम बन जाता है। मतलब पृथ्वी के अंदर बहुत दिनों तक दबा रहता है, इस वजह से जैविक जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, छोटा छोटा पेड़ पौधा है, जानवर वगैरह पृथ्वी के अंदर बहुत दिनों से जब दबा रहता है, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो धीरे 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 वो क्या होता है, वो पेट्रोलियम वगैरह बन जाता है। जैविक सामग्री उच्च दाब एवं ताप के प्रभाव से बनता है। और इसका भंडार सीमित मात्रा में एक बार समाप्त हो जाने के बाद इसे पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है, प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे प्राचीन समुद्री जीव और पौधे मरकर तल में जमा हुए और मिट्टी और रेत की परतों के नीचे दब गए, और दबने के बाद लाखों वर्षों तक उच्च दाब और तापमान प्रभाव में आए, और जिस वजह से धीरे धीरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निर्माण हो गया। ये हो जाएगा टॉपिक थ्री। तो टॉपिक थ्री भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब चलिए हम लोग टॉपिक फोर की बात कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग टॉपिक फोर देख लेते हैं। तो टॉपिक फोर में है वन एक महत्वपूर्ण संपदा। चलिए हम देख लेते हैं। वन एक महत्वपूर्ण संपदा की बात कर लेते हैं। तो वनों को पुनः उगाना कठिन है। वन जो इसको पुनः उगाना कठिन है, जैसे जंगल है, जंगल को इतना आसानी से नहीं उगा सकते हैं हम लोग दोबारा, समय लग जाता है ना। तो वनों को पुनः उगाना कठिन है क्योंकि यह विकसित वन में अनेक प्रकार के पौधे, पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक पूर्ण वन विकसित होने में कई दशक या सदियों लग सकती है, बहुत दिन लग सकता है एक वन यानी जंगल को बनाने में। वनों की कटाई के प्रभाव, अगर यदि वन का जो कटाई हो रहा है, वन यानी जंगल जो काटा जा रहा है, इससे क्या क्या प्रभाव आ रहा है, इससे क्या क्या दिक्कतें आ रही है, ये हमको इसमें देखना है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं मृदा अपरदन। देखिए वनों की कटाई से क्या हो रहा है? मृदा अपरदन हो रहा है। अब मृदा अपरदन क्या होता है? तो पेड़ मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं। पेड़ों के कटने से बारिश में उपजाऊ मिट्टी यह क्या होती है? बह जाती है। जैसे समझिएगा, पेड़ जैसे जहाँ पे रहता है, जंगल रहता है, जंगल का जो जड़ है वो मिट्टी को पकड़ करके जकड़ करके रखता है। लेकिन जब वन ही नहीं रहेगा, जब जंगल ही नहीं रहेगा, तो क्या होगा कि पानी उस मिट्टी को बहा के ले जाएगा, जो उपजाऊ मिट्टी है उसको बहा के ले जाएगा। ये होता है मृदा अपरदन। दूसरा प्रॉब्लम की दिक्कतें क्या आती है? ग्लोबल वार्मिंग की दिक्कतें आती है। ग्लोबल वार्मिंग होता है जैसे कि पेड़ CO2 को अवशोषित करते हैं, और वनों के कटने से CO2 की मात्रा बढ़ती है, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि पेड़ CO2 को अवशोषित कर लेता है, और वनों के कटने से CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि पेड़ जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है, सांस ले लेता है।
लेकिन अब पेड़ पौधा नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ जाएगा वायुमंडल में, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन होने लगेगा। ये हो गया। अब हम लोग को तीसरा देखना है कि जैव विविधता की हानि। तो जैव विविधता की हानि की बात कर लेते हैं। तो जंगली जानवरों और पौधों के आवास नष्ट हो जाते हैं। देखिए, जैव विविधता की हानि मतलब बहुत सारा जीव जंतु मारा जाता है। अगर वन यानी जंगल की कटाई हो जाता है तो बहुत सारा जीव जंतु जो कि मर जाता है। अब कैसे मर जाता है, आप लोग को लगता होगा कि हम तो पेड़ पौधा काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, इससे जीव जंतु कैसे मर सकता है। देखिए, लग रहा है लेकिन पेड़ पौधा को काटने से जो भी जीव जंतु उसका आवास खत्म हो रहा है। मान लेते हैं पेड़ पौधा पर चिड़िया रहती है, उस पर सांप रहता है, अब उस पेड़ पौधा को ही काट दीजिएगा, क्या वो सांप वहां रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, और वो धीरे 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 गांव की ओर वो आने लगेगा सांप। अब गांव की ओर आएगा, उस गांव की ओर आने की वजह से उसको मनुष्य मार देगा। अब मार देगा तो बताइए उसकी विविधता में कमी आया ही नहीं आया? आ गया। तो जैव विविधता की हानि भी होती है। जैसे बाघ ही है, अब मानते हैं कि जंगल वगैरह खत्म कर दीजिएगा तो बाघ धीरे धीरे चीता कहाँ आ जाएगा, शेर कहाँ आ जाएगा, सब गांव की तरफ आ जाएगा, और गांव की तरफ आएगा तो भूखे प्यासे या तो मर जाएगा या तो उसको मनुष्य लोग मार देगा। है या नहीं है? जैसे मान लेते हैं कि जैसे ऐसे भी समझिएगा, पेड़ पौधा बहुत सारा फल फूल देता है, और वही फल फूल खा करके बहुत सारा जीव वहां पे जीवित रहता है। जंगल में सब जीव वही फल फूल खा के जीवित रहता है। अब उसी को जब जंगले को खत्म कर दिएगा तो जीव मरेगा या नहीं मरेगा, भूखे प्यासे मर जाएगा। बस ऐसे समझना है। अब चलिए हम लोग टॉपिक 5 को देख लेते हैं, ठीक है। टॉपिक 5 में क्या है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की बात कर लेते हैं, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस की बात कर लेते हैं, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस की बात कर लेते हैं। तो सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी की बात कर लेते हैं कि सौर पैनल की मदद से सूर्य की रोशनी से बिजली पैदा की जाती है। अब देखिए, सौर ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत नहीं, सौर ऊर्जा से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा से हम लोग सौर पैनलों की मदद से सूर्य की रोशनी से हम लोग क्या करते हैं, बिजली पैदा करते हैं। मतलब सूर्य का ऊर्जा यानी कि सूर्य का प्रकाश, उससे हम लोग सौर ऊर्जा प्लेट चलाते हैं, सोलर एनर्जी प्राप्त करते हैं, यानी सोलर पैनल से हम की मदद से हम लोग बिजली पैदा करते हैं। और लाभ क्या होता है कि यह प्रदूषण नहीं फैलाता है, और नवीकरणीय है, मतलब इसको हम लोग दोबारा बना सकते हैं सीमा। यह सूर्य की अनुपस्थिति यानी रात या बादल वाले दिन ये काम नहीं करता है। जैसे सोलर प्लेट जो है, क्या बादल वाले दिन काम करता है? नहीं करता है। रात में काम करता है? नहीं करता है। लेकिन दिन में धूप उगा हुआ है तो बिल्कुल खनाखन काम करेगा। ये हो गया सौर ऊर्जा वाला। अब हम लोग देख लेते हैं पवन ऊर्जा। देखिए, पवन ऊर्जा की बात कर लेते हैं, यानी विंड एनर्जी की हम लोग बात कर लेते हैं। पवन ऊर्जा यानी कि पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो पवन चक्की की सहायता से बिजली बनाना या पानी खोजना, यह हवा की गति पर निर्भर करता है, हवा की गति पर निर्भर करता है। अब हवा जितना ज्यादा तेज चलेगा उतना पवन ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होगा। इससे हम लोग पंचक्की चला सकते हैं, और पंचक्की से हम लोग बहुत ज्यादा बिजली प्राप्त कर सकते हैं। और अगला है, हम लोग देख लेते हैं, ये भी खत्म हो गया, यानी कि टॉपिक 5 खत्म हो गया। चलिए हम लोग देख लेते हैं टॉपिक 6 की बात कर लेते हैं। देखिए, टॉपिक 6 में क्या है, वायु प्रदूषण और समाधान की बात कर लेते हैं। वायु प्रदूषण और समाधान, तो कारण क्या हो सकता है वायु प्रदूषण का, यानी वायु प्रदूषित कैसे हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों से निकलने वाला धुआं, पेट्रोल हो गया, डीजल से चलने वाला जो भी वाहन है, जो भी गाड़ी वगैरह है, जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, इससे क्या होता है ना कि इससे क्या होता है कि धुआं निकलता है, और ये धुआं क्या करता है, कचरा और प्लास्टिक जलने से निकलने वाली जहरीली गैसें जैसे होती है, ये सब क्या होता है, धुआं वगैरह, जहरीली गैसें वगैरह वायु को एकदम प्रदूषित कर देता है, वायु को खराब कर देता है, एकदम जहरीला बना देता है। इसका समाधान क्या है, कैसे इसको खत्म किया जा सकता है? तो सार्वजनिक परिवहन यानी बस ट्रेन का उपयोग करना चाहिए। यानी पर्सनल कार से नहीं जाना चाहिए, पर्सनल गाड़ी से नहीं जाना चाहिए। जैसे कि ट्रेन वगैरह में धुआं कम निकलता है। ट्रेन वगैरह हो गया, ट्रेन वगैरह में धुआं निकलता नहीं है, बिजली चलता है। इसके बाद बस में धुआं थोड़ा कम निकलता है। इसके बाद अधिक पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ पौधा अधिक लगाना चाहिए। पेड़ पौधा अधिक लगाने से क्या होता है कि वायु पूरा शुद्ध रहता है, वायुमंडल में वायु पूरा शुद्ध कर देता है ये पेड़ पौधा। और सौर ऊर्जा जैसे स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करना चाहिए, मतलब सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, बैटरी का उपयोग करना चाहिए। ये सबसे हम लोग वायु को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। तो ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अब चलिए आप लोग को बताते हैं कि पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पे, 600991, एक मिनट, 91 और 693। इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि आप लोग को किसका पीडीएफ चाहिए, तो इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा।
ठीक है।